नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 3.5 वर्ष के बच्चे की कुंडली का, बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इस बालक का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 3 जून 2017 को। जन्म का समय है दोपहर के 2:50 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके शिक्षा को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के, नौकरी को लेकर के, धन, मकान, इनके योग के बारे में जानना चाहते हैं इनके घर वाले, विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं और राहु को लेकर के इन्होंने विशेष प्रश्न पूछा है कि राहु का प्रभाव कुंडली में कैसा है। तो इनके प्रश्नों को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा देव देखें तो लग्न में ही विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं कन्या राशि की। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्वभाव के माने जाते हैं, एनालिटिक्स में बहुत तेज होते हैं, आमतौर पर मैथ्स वगैरह में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, दिमाग इनका बहुत शार्प होता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का जो स्किल है, क्योंकि बुध लग्नेश है तो आमतौर पर जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है वो बढ़िया माना जाता है। वाणी के माध्यम से लाभ अर्जित करना ऐसे लोग जानते हैं, मैनेजमेंट के माध्यम से लाभ अर्जित करना जानते हैं, लोगों के बीच संवाद करके, लोगों के साथ संवाद करके भी ऐसे लोग अपना कार्य सिद्ध करते हैं। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 28 डिग्री है, यानी लग्न थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर की कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं 29 डिग्री के साथ। ध्यान से समझिए, 28 डिग्री का लग्न है, 29 डिग्री का लग्नेश है। लग्न एवं लग्नेश दोनों ही कमजोर अवस्था में यहां पर बैठे हुए हैं। लग्न की तरफ हम वापस आते हैं। यहां पर चंद्रमा एवं गुरु विराजमान है। हम सभी को पता है कि चंद्रमा एवं गुरु यदि साथ में बैठ जाएं या एक दूसरे से केंद्र में भी बैठ जाएं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो यहां पर गज केसरी योग कुंडली के प्रथम भाव में बन रहा है। प्रथम भाव में गज केसरी योग बनने की वजह से ये जातक को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले होंगे, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान एवं धन की प्राप्ति करवाने वाला होगा। जातक को जो है कहीं ना कहीं समाज की तरफ से सम्मान देखने को मिलेगा और यदि ये अच्छा कार्य करते हैं तो इसमें और भी कई गुना वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां पर एक एक करके हम ग्रहों को समझें। चंद्रमा को ही देखते हैं सबसे पहले। लाभेश है चंद्रमा, जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। यदि यहां पर चंद्रमा अकेले होते तो कहीं ना कहीं जातक को चंचलता बहुत ज्यादा देते। यहां पर भी चंद्रमा चंचलता देंगे, लेकिन चूंकि गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो गुरु चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो यहां पर चंद्रमा एवं गुरु की युति बढ़िया लाभ देने वाली है और चंद्रमा यहां पर बैठ करके जो है इनको धन लाभ में भी मदद करने वाले हैं, इनकी पर्सनालिटी को बढ़िया बनाने वाले होंगे। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में भी ये चंद्रमा लाभ की ही स्थिति देने वाले हैं। 10 डिग्री के साथ चंद्रमा वृद्ध अवस्था में विराजमान है। गुरु को देख लेते हैं। 19 डिग्री के साथ गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। वक्र अवस्था में गुरुदेव यहां पर बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था के ये गुरु हैं। इस कुंडली में गुरु को समझें तो वो सुखेश है एवं वो सप्तमेश है। कारक ग्रह हम नहीं कहेंगे इस कुंडली में गुरु को, और वो केंद्र अधिपति दोष बना करके केंद्र में ही विराजमान है। देखिए, चूंकि गुरु 2 केंद्र घरों के स्वामी ग्रह होते हैं इस लग्न वालों के लिए और उनका केंद्र में बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता। फिर से बता दूं कि केंद्र अधिपति दोष जो है ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। केंद्र अधिपति दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसकी वजह से मान सकते हैं आपकी गुरु के शुभ प्रभावों में 5% की कमी आ सकती है। बस, ऐसा नहीं है कि यहां पर केंद्र अधिपति दोष लग गया तो इसका कुछ निवारण करवाना पड़ेगा, कोई शांति करवानी पड़ेगी। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। 5 से 10% की शुभ रिजल्ट्स में यहां पर कमी आ जाएगी।
गुरु वक्र होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जातक को निर्णय सोच समझ करके लेने की आवश्यकता होगी। थोड़ा विलंब ये लगा सकते हैं अपने डिसीजन को लेने में। क्यों? क्योंकि लग्नेश को देखें तो वो जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है। गुरु उसको बैलेंस तो करेगा, लेकिन गुरु खुद भी वक्री है, तो जातक डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगा सकता है, थोड़ा कंफ्यूज रह सकता है। गुरु देखें तो सुखेश है, लग्न में बैठे हुए हैं। जीवन में सुख सुविधाओं को देने वाले होंगे। जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को यहाँ पर गुरु देने वाले होंगे। और गुरु ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, तो ज्ञान भी प्रदान करने वाले होंगे इस जातक को। गुरु की दृष्टि शिक्षा भाव के ऊपर, संतान भाव के ऊपर पड़ेगी। नीच की दृष्टि जरूर है, लेकिन फिर भी ज्ञान और शिक्षा में और साथ ही साथ संतति संबंधित इनको लाभ ही करवाने वाले होंगे। कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे। नीच की दृष्टि है तो हम इसको बहुत जबरदस्त नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी गुरु सबसे शुभ ग्रह है, वो नुकसान कम से कम नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। ये इनके पत्नी का भाव माना जाएगा, विवाह का भाव माना जाएगा। गुरु अपने घर को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, तो क्या करेंगे? विवाह को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। गुरु उच्च शिक्षा के भाव को देखेंगे तो उसमें भी सफलता की स्थिति देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। 1 डिग्री के साथ शनिदेव यहाँ पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए, शनिदेव यहाँ पर वक्र भी हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। और इस कुंडली में शनि को समझे तो वो पंचमेश एवं षष्ठेश है। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, इसके अलावा रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमा, इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए। सबसे पहले तो आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में कलह की स्थिति ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी आपको जरूर देंगे शनिदेव। नौकर चाकर का भी सुख दे सकते हैं आपको शनिदेव, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है। संतान के माध्यम से जीवन में सुख आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा भी आप ग्रहण करेंगे तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। यहां पर शनिदेव वक्री होकर के विराजमान है, तो शनि की दशा अंत दशा चलती है, तो उस दौरान कई बार आपको डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और घर में शांति का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करेंगे। शनि की यहां से दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। आपके शत्रुओं को परास्त करने का कार्य करेगा शनि। आपकी रक्षा करने वाले होंगे शनिदेव। इनकी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर। कार्य क्षेत्र में शनि सफलता दिलवाएंगे, लेकिन मेहनत के बाद। मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। और शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो चंद्रमा के प्रभाव को ये थोड़ा सा पीड़ित करेंगे, माफ करिए, चंद्रमा को थोड़ा पीड़ित करेंगे, तो कुछ हद तक आपके मन को भी ये पीड़ित करेंगे। चंद्रमा को थोड़ा पीड़ित करेंगे अपनी दसम दृष्टि के माध्यम से। इसका मतलब है कि आपके मन को थोड़ा ये पीड़ित करेंगे और आपके बनते हुए कार्य में हो सकता है कि थोड़ा विलंब देखने को मिले। फिर से कह देता हूं कि शनि पंचमेश है इस कुंडली में, अकारक नहीं है, मारक नहीं है, लेकिन फिर भी शनि का स्वभाव है कि वो डिले करें, तो डिले वो करेंगे जरूर। आगे बढ़ जाएं, कुंडली के छठे भाव को देखें तो यहां पर केतु देव बैठे हुए हैं 3 डिग्री के साथ। बाल अवस्था में केतु देव विराजमान है, शनि की राशि में बैठे हैं। और शनि को देखें तो वो केंद्र में बैठा हुआ है। शनि शुभ ग्रह है इस कुंडली में, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहां पर केतु भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। कंपटीशन वगैरह में सफलता के योग बना देंगे केतु देव। शत्रुओं के ऊपर विजय की स्थिति दे देंगे आपको। यहां पर केतु देव जो है आपको स्ट्रेंथ देने का, बल देने का कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि राहु, केतु, शनि, मंगल ये सब नैसर्गिक पापक ग्रह में आते हैं। इस वजह से इनका छठे भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव में बैठना इनका आमतौर पर बढ़िया माना जाता है इनके प्रभावों को। केतु आपके दसम भाव को प्रभावित करेंगे। इनकी दशा चलती है, जॉब वगैरह में परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल सकती है। धन का व्यय होगा और धन भाव के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दशा चलती है, तो अपने धन को सोच समझ करके व्यय करेंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केतु छठे भाव में जरूर बैठे हुए, लेकिन शनि की स्थिति बढ़िया होने की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के पंचम भाव को देखिए, जो कि शिक्षा संतान का होता है। इस भाव की एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ केतु है, बीच में है कुंडली का पंचम भाव। यहां पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है आपकी कुंडली के शिक्षा भाव को, तो ये शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं, कुंडली के अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है। अष्टम भाव में देखें तो बुध एवं शुक्र विराजमान है। ससुराल पक्ष के लिए भी देखते हैं, जीवन में अचानक से आए बदलाव के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र एवं बुध की युति हो रही है और ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से लाभ मिलने का योग यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें तो बुध जो है लग्नेश जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए षडाष्टक दोष बना करके बुध बैठा हुआ है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। डरने जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो लग्न वाला भाव है ना वो बहुत बलवान है। लेकिन फिर भी लग्नेश अष्टम में चले गए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप। बुध यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, 29 डिग्री के हैं। मैंने पहले भी बताया था, बुध को थोड़ा बलवान करेंगे। कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा उपाय में। लेकिन बुध को बेहतर करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो लग्न, आपकी जो लग्न की डिग्री है वो भी कमजोर है, और बुध को भी देखें तो वो अष्टम भाव में जाकर के पीड़ित भी हो गए और ऊपर से वो कमजोर तो है ही। तो बुध को और लग्न को बलवान बनाने की आवश्यकता है। देखिए करियर भाव के भी स्वामी ग्रह बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए। देखिए करियर में कई बार परिवर्तन की योग आ सकते हैं। परिवर्तन या उतार चढ़ाव करियर में देखने को आपको मिल सकता है। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो सकता है आपको यहां से वहां भागना पड़े, हो सकता है आप ऐसा कार्य करें जिसमें स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो। तो इस तरीके की परेशानी या इस तरीके की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। बुध द्वितीय भाव को देखेंगे, वाणी एवं धन के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। शुक्र यहां पर देख लें तो 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, और एक बात ध्यान से देखिए तो बुध एवं शुक्र के बीच में बहुत ज्यादा डिग्री का फर्क है। करीब करीब यहां पर 26 डिग्री का फर्क है। इसलिए लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव बहुत विशेष रूप से देखने को यहां पर नहीं मिल पाएगा। शुक्र यहाँ पर बाल अवस्था में है। इस कुंडली में शुक्र को समझे तो वो धनेश भी है और भाग्येश भी है। एक कारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र, या तो हम इसको योग कारक तक भी कह सकते हैं, क्योंकि दो दो शुभ भावों की ये स्वामी ग्रह हैं। तो शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अब देखिए भाग्येश जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव में बैठ जाए, इसका मतलब है कि आपको भाग्य संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी। कहने का मतलब है कि आप किस्मत के धनी अब नहीं कहला पाएंगे। किस्मत के धनी, बहुत भाग्यशाली आप नहीं कहला पाएंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भाग्यहीन हो गए, नहीं, भाग्यहीन आप नहीं हुए। लेकिन यदि 6, 8, 12 में शुक्र नहीं बैठे होते तो भाग्य आपका ज्यादा सहयोग करता। तो भाग्य से ज्यादा अपने मेहनत के ऊपर आप भरोसा करेंगे। शुक्र यहां पर धन भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये धन लाभ के लिए बढ़िया है। अचानक से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से भी हो सकता है कि आपके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी कर दिया जाए, हो सकता है ससुराल पक्ष से आपके लिए कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ जाए, सूर्य को देख लें। 19 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर विराजमान है। कुमार अवस्था में सूर्यदेव यहां पर बैठे हुए विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। उच्च शिक्षा भाव में जाकर के बैठे हुए, विदेश जाकर के आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, या फिर जो है आप विदेश की खूब सारी यात्राएं भी कर सकते हैं। इसके चांसेस भी कुंडली में मौजूद हैं। सूर्य नवम भाव में बैठे हुए, पिता की तरफ से लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य आपको मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि शुक्र जो कि इस भाव के स्वामी ग्रह हैं वो अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं, तो प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, प्रयत्न आपको बढ़ाना पड़ेगा। किस्मत के आश्रय आप नहीं बैठ सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके पिता की तरफ से लाभ लेने के लिए और दूसरा उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया माना जाएगा। धर्म में भी काफी हद तक ये रुचि दिलवाने का कार्य करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तो आपके साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। मंगल को देख लेते हैं। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 डिग्री के साथ मंगल देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक ये अस्त हो गए हैं। देखिए सूर्य 19 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए। अब आप कहेंगे कि मंगल और सूर्य तो अलग अलग भाव में है, लेकिन इन दोनों के बीच 16 डिग्री का फासला है। मंगल और सूर्य के बीच में जब 17 डिग्री का फासला होता है तब भी जो मंगल देव हैं वो अस्त के हो जाते हैं। तो यहाँ पर 16 डिग्री का फासला है, भले ही दोनों हमें अलग अलग भाव में नजर आ रहे हों। तो मंगल अस्त के हैं तो इनका दृष्टि का जो प्रभाव है वो बहुत हद तक छिन्न हो जाएगा। इस कुंडली में मंगल को समझें तो वो तृतीय भाव के स्वामी ग्रह है एवं अष्टम भाव के स्वामी ग्रह, मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल। तो मंगल का अस्त का होना कोई बहुत नुकसानदायक आपके लिए नहीं कहलाएगा। हाँ ठीक है, मंगल जिस चीज के कारक ग्रह है उसमें उसके कारकत्व में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस कुंडली में शनि अस्त के हो जाए, शुक्र अस्त के हो जाए, बुध अस्त के हो जाए, तो वो फिर परेशानी ज्यादा हो सकती थी।
साहस पराक्रम के स्वामी ग्रह मंगल दसम भाव में बैठे हुए निश्चित रूप से आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी ऐसे करियर में जा सकते हैं जहां पर आपको साहस पराक्रम दिखाने की आवश्यकता हो। इसके अलावा अष्टमेश है मंगल जाकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। देखिए दसम भाव में मंगल यहां पर बैठे हुए हैं तो पिता भी किसी अथॉरिटेटिव जगह पर हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी वाले कार्य को वो कर सकते हैं और आप भी चाहें तो इन्हीं क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसके अलावा बुध एवं मंगल के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, तो जो मैंने बोला कि एक प्रकार से हो सकता है कार्य क्षेत्र में बदलाव आए या स्थान परिवर्तन होता रहे, ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। राहु को देख लेते हैं। 3 डिग्री के साथ राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इनका एक प्रश्न भी है कि राहु के 12वें भाव में होने के नुकसान क्या है। देखिए राहु 12वां हो तो इसको बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी भी कुंडली में राहु 12वें में होगा तो उन सबके लिए स्थिति बहुत ही खराब होगी। कई बार तो हम कहते हैं कि राहु 12वां हो तो जेल जाने की नौबत आ जाती है। तो क्या जिनकी कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं ऐसे हर व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा? नहीं, ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्न जो समय चल रहा है इस वक्त, राहु विदेश जाने का सूचक है। राहु विदेश जाने का सूचक है, राहु ट्रेडिशंस को तोड़ने का सूचक है। वो विदेश भाव में बैठा हुआ है। यदि राहु की दशा इनको चलती है, जब भी चले, उस दौरान ये राहु इनको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के जाने वाला होगा। वैसे भी समझिए तो राहु सूर्य के घर में बैठे हुए, सूर्य विदेश यात्राओं के भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु कैसा प्रभाव दे रहे हैं? सूर्य के जैसा। और राहु बैठे हुए हैं विदेश भाव में और ये सूर्य विदेश यात्रा के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पर बैठा हुआ जो राहु है ये धन का व्यय करवाएगा, थोड़ी टेंशन देने वाला होगा ये राहु। इसके अलावा विदेश यात्रा जो मुख्य रूप से मुझे नजर आ रहा है इस राहु का प्रभाव, वो ये है कि जातक को हो सकता है तो जन्म स्थान से थोड़ा दूर लेकर के ये राहुदेव जाने वाले हों। बाल अवस्था में राहु बैठा हुआ है, कुंडली के 5वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, घर में थोड़े टेंशन का माहौल रह सकता है, इससे बचने की कोशिश करेंगे। कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे। और अष्टम भाव के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ रही है तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे और उतार चढ़ाव की जो बात मैंने कही वो थोड़ी और ज्यादा स्पष्ट रूप से अब नजर आ रही है। राहु की दशा चलती है तो उस दौरान भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान एवं अपने धन खर्च का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा की महादशा आपको 17 नवंबर 2026 तक रहने वाली है। अभी तो आप बहुत छोटे हैं और दशा अभी ठीक चल रही है, आपके लिए कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। चंद्रमा की दशा में गुरु की अंतर्दशा अभी चल रही है जो कि 16 फरवरी 2021 तक रहेगी। समय ठीक है अभी आपके लिए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों को लेने से पहले एक बार फिर से कुंडली के लाभ स्थान को हम देखते हैं। लाभ स्थान की एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ राहु है। याद करिए कुंडली के 5वें भाव को मैंने कहा था कि शनि केतु के आगे पीछे होने की वजह से यहाँ पर पाप कर्तरी लग रहा है। ठीक वैसा ही कुछ रिजल्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि कुंडली का जो लाभ स्थान है वो पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। तो पाप कर्तरी में फंसे होने की वजह से लाभ स्थान के जितना लाभ आपको मिल सकता था उसमें कमी आएगी, उसमें बाधा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। प्रश्नों को ले लेते हैं। शिक्षा किस क्षेत्र में कराई जाए? देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं, पुलिस विभाग में भी ये जा सकते हैं। इन्होंने एक प्रश्न भी पूछा है कि पुलिस विभाग में जाने का योग कैसा है। बिल्कुल जा सकते हैं पुलिस विभाग में। क्यों जा सकते हैं पुलिस विभाग में? तो देखिए यहाँ पर जो मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है, मंगल का दसम भाव में बैठना ये बहुत हद तक इनको लाभ देने वाला होगा। पुलिस वगैरह के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इसके अलावा बुध देखें वो कर्मेश है, वो मंगल की राशि में जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल बुध की राशि का आपस में परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये काफी हद तक पुलिस के क्षेत्र में जाने के लिए, करियर बनाने के लिए ये बढ़िया है। इसके अलावा ये जातक इंजीनियरिंग भी कर सकता है और कंसल्टेशन से भी जुड़ा हुआ कार्य ये कर सकते हैं। कंसल्टेशन मतलब परामर्श दे सकते हैं किसी चीज का, तो परामर्श देने का कार्य कर सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं। और तीसरा इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। उच्च शिक्षा के योग के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए उच्च शिक्षा के योग बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई आएगी। कठिनाई क्यों आएगी? क्योंकि शुक्र को देख लीजिए जो कि उच्च शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह है, वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ा विलंब देखने को मिले। कई लोग पीएचडी कर लेते हैं बहुत ही कम उम्र में, आपको मिल जाएंगे जो 26-27 साल की उम्र में ही पीएचडी करके बैठे हुए हैं या 25 साल की उम्र में भी पीएचडी करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। और कई ऐसे लोग हैं
जिन्होंने पीएचडी तो किया लेकिन 40वें वर्ष में जाकर के किया, तो पीएचडी तो दोनों ने किया, लेकिन एक बिना ब्रेक के आगे बढ़ता चला गया और एक को थोड़ा समय लगा। तो इनको थोड़ा सा समय लग सकता है। अब ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि ये 40 साल में ही पीएचडी करेंगे अगर करना चाहेंगे तो, नहीं। कहने का मतलब है कि थोड़ा समय लग सकता है। अगर उस समय दशा ने फेवर कर दिया, कुछ उपाय इन्होंने कर लिया, तो वहां पर भी इनको कम परेशानी होगी। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि यदि उच्च शिक्षा चाहिए तो शुक्र को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। और उच्च शिक्षा के युग मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं उच्च शिक्षा के भाव में और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत ही शुभ है। 2 फैक्टर्स बहुत ही शुभ है यहां पर उच्च शिक्षा के लिए। नौकरी किस क्षेत्र में? उन्हीं क्षेत्रों में जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस विभाग में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, परामर्श भी ये दे सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया है धन योग और मकान योग कैसा नजर आ रहा है इनकी कुंडली में। देखिए, धन योग की हम बात कर लेते हैं। धन 2 भावों से हम देखते हैं, ये कुंडली का धन भाव है और ये लाभ का भाव है या आय का भाव है। अब देखिए, धन भाव को शुक्र जो है अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और बुध भी जो है उस भाव को देख रहे हैं जो कि लग्नेश है। तो 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव के ऊपर, ये बहुत ही बढ़िया है धन लाभ के लिए। धन योग नहीं कह रहा हूं कि बन रहा है, लेकिन धन की स्थिति के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। इसके अलावा लाभ की मैं बात करूं तो चंद्रमा अपने मेहनत के माध्यम से इनको धन का लाभ करवाएगा। तो यहां पर धन योग की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है और अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं इनकी कुंडली में। धन को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, इस जातक को बचपन से ही सेविंग्स की आदत दिलवा दें, इस जातक को सेविंग की आदत दिलवा दें, ये जरूरी है इनके लिए। मकान योग की बात करें, बिल्कुल मकान योग कुंडली में नजर आ रहा है। शनि बैठे हुए हैं, कारक है शनि इस कुंडली में। कुंडली के 4थे भाव में जाकर के शनिदेव सुख भाव में बैठे हुए, तो प्रॉपर्टी का लाभ ये शनि जरूर देने वाले होंगे। गुरु देखें तो सुखेश होकर के लग्न में बैठा हुआ, यानी जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसका भोग ये जातक अपने ऊपर जरूर करेंगे। तो मकान सुख, वाहन सुख, ये सारा सुख इनको देखने को मिलेगा। शनि वहां पर वक्र होकर के बैठे हुए, थोड़े विलंब से इनको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पूछा इन्होंने कुंडली में बनने वाले योग। देखिए, जो योग मुझे नजर आ रहे हैं, एक तो चंद्रमा एवं गुरु का गज केसरी योग बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। इसके अलावा शुक्र एवं बुध जो साथ में बैठे हुए, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कुछ योग हैं जो कि मुझे नजर आ रहे हैं। और शनि भी देखें तो वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति बना करके यहां पर बैठे हुए, तो ये भी बढ़िया कहा जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं, इनके लिए पूछा गया है विवाह की उम्र क्या होगी। देखिए, विवाह की उम्र की बात की जाए तो इनका विवाह सही समय पर, उचित समय पर किया जा सकता है। गुरु जो है विवाह भाव को देख रहे हैं, अच्छी स्थिति है। जातक चाहे तो 25 से 27 वर्ष के आसपास विवाह कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लड़के की आयु बढ़िया नजर आ रही है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने मुझे अलग से भी लिख करके दिया कि लड़के की आयु के ऊपर विशेष फोकस करें। देखिए, मैं एग्जैक्टली उम्र कभी किसी की कैलकुलेट नहीं करता हूं, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है बहुत हद तक। और लेकिन हाँ, मोटे तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि आयु संबंधित कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं नजर आ रही है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ये बढ़िया नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आप देखें तो केंद्र में 2 पापी ग्रह बैठे हुए शनि एवं मंगल, ये भी आयु के लिए बढ़िया नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि आयु की चिंता नहीं करें। क्यों? क्योंकि लग्न में गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। जब गुरु केंद्र में बैठ जाता है तो कहते हैं कि ये काफी हद तक कुंडली के दोष को खत्म कर देता है। तो यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, साथ में शुभग्रह चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, तो यहां पर स्थिति बढ़िया है। केंद्र में गुरु चंद्रमा के बैठे होने की वजह से ये काफी हद तक कुंडली के दुष्प्रभावों में कमी ला देंगे। और तो और ये लग्न में वहीं बैठे हुए हैं, लग्न यानी कि शरीर, तो यहां पर चिंता करने जैसी कोई भी आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। तो स्थिति बढ़िया है, कोई खास परेशानी वाली बात यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही है। फिर भी मैंने कहा कि बुद्ध को बलवान करके चलेंगे, बुद्ध को बलवान बना करके चलेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी आप बच जाएंगे। इसके अलावा पूछा गया है कि राहु के 12वें भाव में होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। राहु के 12वें भाव में होने से एक ही नुकसान हो सकता है कि जातक का जो मन है वो विचलित रहे, जातक का जो मन है वो विचलित रहे, मेंटली जो है वो थोड़ी ये परेशानी दे सकता है। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, विदेश की खूब सारी यात्राएं, धन का व्यय ये राहु करवाने वाला होगा।
पुलिस विभाग में जाने का योग बिल्कुल मौजूद है इस कुंडली में, पुलिस विभाग में जाने का योग, और कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल बैठे हुए हैं 10वें भाव में, जहां तक पुलिस विभाग में जाना चाहेगा बहुत हद तक इनको सफलता मिल जाएगी। सूर्य की स्थिति बढ़िया है, कुंडली के 9वें भाव में ये बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो यहाँ पर सूर्य भी मैत्री में आ गए और सरकारी नौकरी का योग ये बना दे रहे हैं, तो कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नवमांश पर जाने से पहले इनकी षडबल की मैं बात करता हूं। षडबल वो होता है जिसमें हम सभी प्रकार के बलों को जोड़ करके देखते हैं, ग्रहों के सभी प्रकार के बलों को हम जोड़ करके देखते हैं। तो षडबल में शनि मंगल शुक्र इन सब का बल बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन जो सबसे कमजोर बल नजर आ रहा है वो आ रहा है बुध का। और मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूं कि बुध को बलवान करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध लग्नेश भी है, शरीर भाव के भी स्वामी ग्रह है, करियर भाव के भी स्वामी ग्रह है। तो मेरे हिसाब से बुध को बलवान करना, बुध को शुभ करना और बलवान करना दोनों करने की आपको आवश्यकता है। कैसे करेंगे उसका उपाय आपको मैं दूंगा। अब नवमांश कुंडली को हम देख लेते हैं। आपकी जो नवमांश कुंडली है वो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब है कि वो कन्या लग्न की ही बन रही है। आपका जो ये आपकी जो लग्न कुंडली है वो भी देखें तो कन्या लग्न की है, और आपकी जो नवमांश कुंडली है वो भी कन्या लग्न की ही बनती है। तो स्थिति यहां पर बढ़िया नजर आ रही है। देखा जाए कुंडली के D9 को तो ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। सूर्य गुरु बुध इन सारे ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। करियर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन विशेष रूप से हम वहां पर विवाह को देखते हैं तो विवाह में कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। वहां पर भी विवाह मुझे बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। हाँ, शनि एवं चंद्रमा जो है वो थोड़े परेशानी में नजर आ रहे हैं। शनि एवं चंद्रमा वो थोड़े परेशानी में मुझे नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि शनि वहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा भी पीड़ित और शनि भी डाउन हो रहा है वहां पर। तो कुछ उपाय कर लेंगे जिससे कि आपको इस दुष्प्रभाव का कोई नेगेटिव असर देखने को ना मिले। ये जो यहाँ पर युति हो रही है शनि एवं चंद्रमा की, इसका कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को ना मिले। उपाय आप नोट डाउन कर लीजिए। नित्य हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे। बचपन से ही आदत लगा दीजिए इस बच्चे को कि ये हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ना है और आजीवन पढ़ना है आपको। संभव हो तो 3 बार पढ़ेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी का ये जो मंत्र है ये आपका जीवन मंत्र है। इसको आजीवन आप जाप करेंगे, कम से कम 1 माला नित्य प्रतिदिन। और संभव हो तो बुधवार के दिन मंदिर जाकर के गणेश जी को दूर्वा एवं लड्डू का जो है प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब दूर्वा उनको पैरों में अर्पित करेंगे एवं लड्डू का भोग लगाएंगे बुधवार के दिन। नित्य भगवान सूर्य को आप चाहें तो अर्घ दे सकते हैं। इससे भी आपको उच्च शिक्षा संबंधित चीजों में लाभ देखने को मिलेगा। और जब आप थोड़े से बड़े हो जाएं तो गले में माता पिता को चाहिए कि 6 मुखी एवं 4 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करवा दें। ये धारण कराने से भी जातक को बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को यह धारण कराया जा सकता है लाल धागे में पिरो करके। इससे भी इनको काफी लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 3.5 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।